हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन, उसकी स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि पर चर्चा किया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और न्यायाधीशों के पदावधि तथा महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में संविधान मौन है। आर्टिकल 124 में जो है कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही चीफ जस्टिस होंगे। संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिर भी प्रारंभ से ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त करने की एक परंपरा चली आ रही है। हालांकि 1973 और 1977 में 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन भी हुआ है। 1973 में उस समय इसका उल्लंघन हुआ जब केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला आया। उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? एस.एम. सीकरी महोदय थे। उस समय जो चीफ जस्टिस थे एस.एम. सीकरी महोदय थे। तो इस मामले का जब निर्णय आ गया, किस मामले का? केशवानंद भारती का। और जब जस्टिस सीकरी का कार्यकाल पूरा हो गया तब यह प्रश्न उठा कि कौन होगा जस्टिस सीकरी का उत्तराधिकारी, यानी अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। तो उस समय तक यही परंपरा थी कि जो सीजेआई के बाद दूसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट जज होते थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे। तो जब जस्टिस सीकरी का कार्यकाल पूरा हुआ तो उस समय जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे जो वरिष्ठतम जज थे वे थे जस्टिस सेलट। आप देख सकते हैं वे थे जस्टिस सेलट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े। उसके बाद से 5वें नंबर के जो वरिष्ठतम जज थे वो कौन थे? जस्टिस ए.एन. रे थे, अजीत नाथ रे थे। ठीक है। तो सीकरी साहब के बाद ये 4 लोग वरिष्ठता क्रम में थे, जिनमें सबसे पहले अगर परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस सेलर जो है ये सीजेआई बनना मतलब उनको था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने इन 3 जजों, कौन? सेलट, ग्रोवर और हेगड़े, 3 जजों की जो वरिष्ठता को उपेक्षित करके सीजेआई के पद पर अजीत नाथ रे यानी जस्टिस ए.एन. रे को जो है अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है मित्रों, कि जो वरिष्ठता क्रम में दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के जज को छोड़ के 5वें नंबर के जो जज थे अजीत नाथ रे, उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया और उनका कार्यकाल जो था 27 जनवरी 1977 तक रहा। अच्छा, दूसरी घटना कब हुई? तो दूसरी घटना 1977 में ही हुई। 77 में ही हुई मतलब ऐसे समय में हुई जिस समय जस्टिस ए.एन. रे, अजीत नाथ रे जो क्या थे? चीफ जस्टिस थे। उनके कार्यकाल में ही दूसरी घटना हुई। ठीक है। और उस समय क्या हुआ कि जो उनका जो सक्सेसर था यानी दूसरे नंबर पे जो जज आते थे उनको सीजेआई 9 बना के उनके बाद वाले तीसरे नंबर वाले जज को सीजेआई बनाया गया था और वे थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। वे थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। तो मतलब कहने का कि यहाँ 3 लोगों को छोड़ के चौथे नंबर के जो जज थे उनको बनाया गया और यहाँ 1977 में क्या हुआ कि अजीत नाथ रे के जस्ट बाद जो जज थे उनको छोड़ के उनके बाद वाले यानी तीसरे नंबर वाले जो जज थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग, उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कुछ फैक्ट है जिसे हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि 1975 में जो है देश में इमरजेंसी लागू था। देश में इमरजेंसी लागू था। जो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। इन अवैध गिरफ्तारियों के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों में स्थित जो हाई कोर्ट थे उनमें भारी मात्रा में हैबियस कॉर्पस रिट के लिए आवेदन किए जाने लगे। अब तो ये बात आपको पता होगा कि अगर किसी को इलीगल तरीके से रेस्ट्रेंट किया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, निरुद्ध कर लिया जाता है तो उसको रिलीज करने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सक्षम है। ठीक है। तो हाई कोर्टों में इसके लिए रिट जारी करने के लिए आवेदन किए जाने लगे। जो ढेर सारे जो हाई कोर्ट थे उन्होंने अपने डिसीजन में इन गिरफ्तारियों को अवैध करार दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और हाँ, जो ये मामला चल रहा था इसी मामले को एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के नाम से
जाना जाता है। इसी केस को एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के नाम से जाना जाता है। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अजीत नाथ रे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भी उस समय थे। उस पीठ ने 4-1 से निर्णय दिया। 4-1 का मतलब आप जानते होंगे, 4 मतलब बहुमत से और 1 जो है डिसेंट में। तो 4-1 से निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत है, और जब इस अधिकार को आर्टिकल 359(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस या किसी अन्य याचिका को कोई भी व्यक्ति न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर बहुमत द्वारा उन गिरफ्तारियों को न्यायोचित ठहराया गया। ठीक है। अब जस्टिस खन्ना जो थे, उन्होंने अपने डिसेंटिंग निर्णय में यह कहा कि आर्टिकल, आप देख सकते हैं कि ये एक आदमी जो विपक्ष में जो है डिसीजन दिया था, तो वो कौन थे? जस्टिस खन्ना थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत नहीं है। अगर यह आर्टिकल संविधान में न रहे तब भी राज्य को, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से बिना विधि के प्राधिकार से वंचित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि जब अजीत नाथ रे का कार्यकाल पूरा हुआ तो उनके बाद जो वरिष्ठता क्रम में जस्टिस खन्ना आते थे, लेकिन चूंकि जस्टिस खन्ना डिसेंटिंग डिसीजन दिए थे, इसलिए उनको सीजेआई नहीं बनाया गया, और उनके बाद वाले जो जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग थे उनको बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुमत के निर्णय में शामिल थे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो मुझे लगता है कि यही वजह रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है। तो इससे इनकार भी नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही समय यानी 1973 में भी और 1977 में भी वही गवर्नमेंट थी, जो दोनों में मतलब सेम गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उस समय दोनों जगह थे, और तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो क्या कहते हैं, ये जस्टिस खन्ना के डिसीजन से गवर्नमेंट खुश नहीं थी, इसलिए उनको नहीं बनाया गया। तो अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो जस्टिस आप देख सकते हैं, वर्तमान में जो शरद अरविंद बोबड़े साहब जो है भारत के 47वें सीजेआई के रूप में पदासीन हैं, और सबसे लंबे समय तक आज तक सीजेआई के पद पर रहने वाले जो जज थे वो कौन थे? जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़, जो 7 साल तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और सबसे कम तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले जज में से कौन थे? जस्टिस कमल नारायण सिंह, जो मात्र 17 दिन जो है सीजेआई के पद पे रहे। सुप्रीम कोर्ट में ही 2 ऐसे भी जज रहे जिन्होंने जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। वो कौन थे? आप देख सकते हैं। तो इसमें जो थे फार्मर सीजेआई सुब्बा राव साहब थे, और फार्मर जज B.R. कृष्ण नैयर। ये दोनों लोग जो थे, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे। दोनों में बस अंतर इतना है कि सुब्बा राव साहब जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जबकि B.R. कृष्ण नैयर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके लिए प्रोविजन जो है आर्टिकल 126 में बताया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होता है, या तो अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद से कर्तव्यों का पालन करने में जब वो असमर्थ हो, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए जो है नियुक्त करे, सीजेआई के कार्य को करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीजेआई की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जो है सीजेआई के कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। आर्टिकल 126 में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वरिष्ठ न्यायाधीश ही सीजेआई के कार्य को करेगा। तो मित्रों, ठीक उसी प्रकार जो है अब आर्टिकल 127 में एडहॉक जज के बारे में प्रोविजन बताया गया है। जो एडहॉक जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 127 में बताया गया है। पहली बात तो आप जान जाइए कि सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस,
एडहॉक जज और रिटायर्ड जजों के लिए प्रोविज़न है, जबकि हाई कोर्ट में न तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में प्रोविज़न है, न एडहॉक जज के बारे में प्रोविज़न है, और न ही रिटायर्ड जजों को बैठक में शामिल किया जाता है। आर्टिकल 127 के अनुसार जब कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी सेशन को चालू रखने के लिए कोरम न पूरा हो, अर्थात रेगुलर जजों का अभाव हो, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन से किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मतलब क्या है, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके उस हाई कोर्ट के किसी जस्टिस को, न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो एडहॉक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जजों के लिए व्यवस्था किया गया है, और इसके अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठक को चालू रखने के लिए कोरम पूरा नहीं होता है तो सीजेआई राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को या हाई कोर्ट के किसी ऐसे सिटिंग जज को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बैठने व कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। तो मित्रों, दोनों में देखिए, दोनों में कोरम की बात हो रही है, आर्टिकल 127 में भी और आर्टिकल 128 में भी। दोनों में बस अंतर ये है कि एडहॉक में क्या है कि ये जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट्स के जजों को ले लिया जाता है, जबकि रिटायर्ड वाले प्रोविजन में यानी आर्टिकल 128 में क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी रिटायर आते हैं और हाई कोर्ट के भी रिटायर आते हैं और हाई कोर्ट के सिटिंग जज भी आते हैं। तो ये क्या कहते हैं आपके जो कोरम को पूरा करने के लिए दोनों की व्यवस्था की गई, आर्टिकल 127 और 28 दोनों का पर्पज एक ही है कि कोरम पूरा करना। मित्रों, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे आर्टिकल 127 या आर्टिकल 128 के अंतर्गत इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, तो इस प्रकार बैठने व कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा, अलाउंस का हकदार होगा, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। अब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के टेन्योर के बारे में अर्थात पदावधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिसकी चर्चा क्या है, आर्टिकल 124 आप देख सकते हैं, आर्टिकल 124 के क्लास 2 में इसके बारे में बताया गया और इस आर्टिकल में 3 तरह के प्रावधान बताए गए हैं। पहला क्या बताया गया है, तो पहला सबसे पहले ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है 65 ईयर तक अपने पद पर रह सकता है। दूसरा जो प्रोविज़न है वो क्या है कि वो 65 ईयर के पहले भी जो है राष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे सकता है। और तीसरा प्रोविज़न क्या है कि संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा उसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोविज़न जो है आर्टिकल 124 के क्लास 2 में बताए गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात इम्पीचमेंट की कार्यवाही कैसे संपादित होती है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में प्रोविज़न जो है कहाँ है, तो आर्टिकल 124 के क्लास 4 और क्लास 5 में बताया गया है। इन अनुच्छेद के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया उल्लिखित है। इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहा जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 ग्राउंड पे, आप देख सकते हैं ग्राउंड कि केवल 2 आधारों पे ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। पहला क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा क्या है, इनकैपेसिटी। इन 2 ग्राउंड के आधार पर ही हटाया सकता है। अच्छा, महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव है वो क्या है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि किसी एक में लाया जाए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, तब कम से कम 100 सांसद ऐसे होंगे जो उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे इनिशिएट करेंगे। इसके बाद वह प्रस्ताव स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के पास जाता है और स्पीकर अगर उसको स्वीकार नहीं करता है तब कार्यवाही वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर स्वीकार कर लेता है तो क्या करेगा, तो स्पीकर 3 मेंबरों की एक कमेटी बनाएगा और उस आरोप की जांच करवाएगा जो उस प्रस्ताव में उस कंसर्न जज के विरुद्ध लगाया गया है। उस सदस्यों उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो 3 मेंबरों में एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे स्पीकर उस मामले के लिए सही माने। जांच जब पूरी हो जाती है
तो समिति क्या करती है, अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देती है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट जो है स्पीकर को सौंप देती है। अगर जांच में उस जज को दोषी साबित नहीं माना जाता है, नहीं किया जाता है साबित, तो कार्यवाही वहीं समाप्त हो जाएगी। और अगर वह कंसर्न जज दोषी साबित हो जाता है, तब क्या होता है, सदन में उसके विरुद्ध वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन के कुल सांसदों का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। अगर आवश्यक बहुमत हासिल हो जाता है, तब उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में यानी राज्यसभा में भेजा जाएगा और वहां भी उस पर वोटिंग कराई जाएगी और वहां भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए उतने ही बहुमत की जरूरत होती है जितने लोकसभा में आवश्यक थे। अगर दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और मंजूरी भेजा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा आदेश दे देने पर उस संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो दोनों सदन में बिल्कुल सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर यही प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो बिल्कुल उसी तरह से कहानी फिर है क्या कि वहाँ बस अंतर इतने है कि वहाँ 100 लोग इनिशिएट करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में 50 मेंबर उस पर हस्ताक्षर करके उसे इनिशिएट करेंगे। उसके बाद प्रस्ताव सभापति के पास जाता है। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो कार्यवाही वही समाप्त हो जाएगी, और अगर स्वीकार कर लें तो क्या होगा, तब जांच के लिए वो भी 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगी। कमेटी में मेंबर वही होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और एक ऐसा व्यक्ति जिसे सभापति इसके लिए उचित समझे। अगर कमेटी अपने रिपोर्ट में प्रश्नगत न्यायाधीश को दोषी नहीं मानती तो कार्यवाही वहीं समाप्त हो जाती है, और अगर दोषी जा पाती है तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए उतने ही बहुमत की जरूरत होती है जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया है। अगर आवश्यक बहुमत हासिल हो जाता है तो उस प्रस्ताव को लोकसभा में भेजा जाता है, जहां वही सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद प्रस्ताव जब दोनों सदन से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति के पास उनके अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति का आदेश मिलते ही संबंधित जज का पद रिक्त मान लिया जाता है। तो मित्रों, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर प्रस्ताव एक साथ दोनों सदन में लाया जाए तब क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन सभापति दोनों मिलकर एक जांच कमेटी बनाएंगे और वही उनके द्वारा जांच करा के कार्यवाही संपादित कराएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बात पर आपको ध्यान देना है, वो क्या कि जो महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रस्ताव जो है क्या होना, संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सदन द्वारा कार्यवाही एक सत्र में हो और दूसरे सदन द्वारा कार्यवाही दूसरे सत्र में हो। महाभियोग से संबंधित सभी कार्यवाही एक ही सत्र में होनी आवश्यक है। भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि सारे मामलों में कार्यवाही कभी पूरी हुई ही नहीं, कभी पूरी हुई, या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला या फिर जजों ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी जो है को महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सत्ता में जो मौजूद कांग्रेस सरकार थी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिससे प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हो सका। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन देश के दूसरे ऐसे जज थे जिन्हें 2011 में महाभियोग का सामना करना पड़ा। प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन प्रस्ताव जब लोकसभा में पहुंचा तो वहां वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। उसी वर्ष 2011 में ही जस्टिस पीडी दिनकरन जो सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही वो इस्तीफा दे दिए, जिससे वो कार्रवाई सफल नहीं हो सकी। 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा जो उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ भी राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। तो मित्रों, ये था इम्पीचमेंट प्रोसीजर, जिसको हमने इतना इजी बना दिया कि अगर आप एक बार इसे सुन लेंगे तो भूलेंगे नहीं। आपको बस ये 4 वर्ड याद रखने हैं, क्या कि ये रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव, समिति, जांच और वोटिंग। इसके बाद आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी।
अगले वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा और भी जो ये क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और जो एस्पेक्ट होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।